कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी जिंदगी किसी बस स्टॉप पे खड़ी है। हम किसी एक खास बस का इंतजार कर रहे हैं जो हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाएगी, और जब तक वो बस नहीं आती हम बस इंतजार करते रहते हैं। बिल्कुल। और वो बस स्टॉप ही हमारी पूरी दुनिया बन जाता है ना। हम वहीं पर अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा लेते हैं, ये सोचते हुए कि असली सफर तो वो तो तब शुरू होगा जब सही बस आएगी। हाँ बिल्कुल। और आज हमारे पास जो विचार हैं वो इसी भावना से जुड़े हुए हैं। एक दी अनपॉज्ड लाइफ नाम की एक किताब के कुछ हिस्सों से लिए गए हैं, जिसका शीर्षक ही एक बहुत चुभने वाला सवाल है, तुम अपनी लाइफ पॉज पे क्यों रखे हुए हो। तो आज हम इसी किताब के कुछ सबसे जरूरी विचारों की गहराई में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी को पॉज पर रखने का असल में मतलब क्या होता है, और किताब के मुताबिक हम ऐसा करते क्यों हैं। और शायद सबसे जरूरी बात कि इस रुके हुए पल से बाहर कैसे निकला जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो हमें थोड़ा असहज करता है। हम में से ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी ना किसी पहलू को पॉज करके बैठे हैं। सही बात है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जब किताब कहती है लाइफ को पॉज पे रखना, तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ आलस या टालमटोल से कैसे अलग हुआ? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किताब में लेखक इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करते हैं, वेटिंग रूम सिंड्रोम। वेटिंग रूम सिंड्रोम? हाँ, ये कोई बाहरी रुकावट नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी ठहराव है। ये वो मानसिकता है जहां हम वर्तमान में जीना बंद कर देते हैं और भविष्य की किसी घटना या शर्त के पूरा होने का इंतजार करने लगते हैं। हम अपनी खुशी, अपनी शांति, अपने सपनों को किसी आने वाले कल पर टाल देते हैं। अच्छा, मतलब हम आज को भविष्य के लिए एक वेटिंग रूम बना देते हैं। जैसे जब प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश होंगी, या जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं अपने लिए वक्त निकालूंगी। बिल्कुल। मुझे लगता है ये बहुत आम है, हम सब कभी ना कभी ऐसा सोचते ही हैं। हाँ बिल्कुल। और इस वेटिंग रूम में हम जिंदा तो होते हैं, पर जी नहीं रहे होते हैं। हम बस अपनी बारी का, अपने नंबर के पुकारे जाने का इंतजार कर रहे होते हैं। और हम ये मानकर चलते हैं कि असली जिंदगी वो तो उस दरवाजे के उस पार शुरू होगी। तो फिर आलस और इसमें फर्क क्या हुआ? फर्क बहुत बड़ा है। आलस में हम शायद कोई काम नहीं करते, लेकिन पॉज में हम जीना ही बंद कर देते हैं। ये एक बहुत गहरा फर्क है। ये तो सोचने वाली बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम जानबूझकर खुद को इस वेटिंग रूम में बंद क्यों कर लेते हैं? किताब इसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में क्या बताती है? किताब में लेखक एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का जिक्र करते हैं। उसे वो अराइवल फैलेसी कहते हैं। अराइवल फैलेसी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है वो भ्रम कि जब हम किसी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, चाहे वो प्रमोशन हो, शादी हो या कोई बड़ा बैंक बैलेंस, तब हमें स्थायी खुशी मिल जाएगी। अच्छा। और इसी भ्रम की वजह से हम आज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि असली खुशी तो वहां है, यहाँ नहीं। ओ, तो ये परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना इसी फैलेसी का एक रूप है कि जब सब कुछ सही होगा तब मैं वो काम शुरू करूंगी, तब मैं जीना शुरू करूंगी। और ये सोचते सोचते हम आज के इम्परफेक्ट लेकिन असली पलों को खो देते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये परफेक्ट मोमेंट एक मृग तृष्णा की तरह है जो हमेशा दूर भागता रहता है। इसके अलावा किताब एक और वजह बताती है, बाहरी मंजूरी की चाहत। हम अपने कामों को, अपनी खुशियों को तब तक रोके रखते हैं जब तक समाज, परिवार या कोई और हमें सफल या काबिल न मान ले। जैसे कि जब लोग कहेंगे कि मैंने कुछ हासिल कर लिया है, तब मैं सुकून से बैठूंगी। बिल्कुल। ये एक तरह की ऐसी शर्त है जिसे हम खुद पर ही लगा देते हैं, और ये बहुत खतरनाक है। बाहरी मंजूरी और परफेक्ट मोमेंट के अलावा क्या कोई और गहरा मनोवैज्ञानिक डर भी है जो हमें रोके रखता है? हाँ, और किताब का एक पूरा अध्याय इसी डर को समर्पित है। लेखक इसे एक्शन पैरालिसिस कहते हैं। एक्शन पैरालिसिस? जी, ये असफलता के डर से पैदा होता है। देखिए, हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है, और वो किसी भी तरह के जोखिम से हमें दूर रखना चाहता है। कुछ नया शुरू करने में असफल होने का जोखिम है, इसलिए हमारा दिमाग हमें समझाता है कि कुछ न करना ज्यादा सुरक्षित है, इंतजार करना ज्यादा आरामदायक लगता है। ये बात तो सोचने वाली है। हम सोचते हैं कि हम इंतजार करके सुरक्षित हैं, पर शायद कुछ न करना ही सबसे बड़ा जोखिम है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। क्या कभी-कभी जिंदगी को पॉज करना जरूरी नहीं होता? जैसे किसी बड़ी बीमारी के बाद या किसी अपने को खोने के बाद। क्या किताब इस बारे में कुछ कहती है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और किताब इसमें साफ फर्क करती है।
एक होता है रिकवरी मोड या आराम करना, और दूसरा होता है पॉज मोड। अच्छा, इनमें क्या फर्क है? जब आप किसी सदमे से गुजरते हैं तो रुकना, सोचना और खुद को हील करना, ये एक सक्रिय और जरूरी प्रक्रिया है। ये बैटरी को रिचार्ज करने जैसा है। लेकिन पॉज मोड एक अनिश्चितकालीन इंतजार है जिसका कोई अंत नहीं। वो रिचार्जिंग नहीं बल्कि सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर देना है, इस उम्मीद में कि कोई और आकर उसे दोबारा चालू करेगा। समझ गई। तो इस एक्शन पैरालिसिस या वेटिंग रूम सिंड्रोम में रहने की असल कीमत क्या है? अगर कोई इंतजार कर भी रहा है तो उसका जा क्या रहा है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, इस ठहराव की कीमत क्या है? और किताब के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी कीमत है समय। समय। हाँ, वो पल जो हम इंतजार में बिता देते हैं वो वापस नहीं आते। वो पल जिनमें हम कुछ महसूस कर सकते थे, कुछ सीख सकते थे, किसी के साथ हंस सकते थे या रो सकते थे, वो पल हमेशा के लिए चले जाते हैं। मुझे किताब में दिए गए उस आर्किटेक्ट का उदाहरण याद आ रहा है। एक आर्किटेक्ट था जो शायद 20 साल तक अपनी ड्रीम हाउस का डिजाइन परफेक्ट करने का इंतजार करता रहा। हाँ, बिल्कुल वही। वो हमेशा सोचता कि जब मेरे पास और पैसे होंगे, जब मुझे सबसे अच्छा मटेरियल मिलेगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, हाँ, तब मैं इसे बनाना शुरू करूंगा। और नतीजा ये हुआ कि वो उस घर को कभी बना ही नहीं पाया। उसकी पूरी जिंदगी उस परफेक्ट डिजाइन के इंतजार में निकल गई। कितनी दुखद बात है। बिल्कुल। किताब कहती है कि जिंदगी उन बड़े बड़े इवेंट्स का नाम नहीं है जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे वो ड्रीम हाउस, बल्कि सच्चाई ये है कि जिंदगी उन छोटे छोटे पलों का जोड़ है जिन्हें हम पॉज बटन दबाकर नजरअंदाज कर रहे हैं। सुबह की चाय, किसी दोस्त से बात, कोई नई चीज सीखना। हाँ बिल्कुल, असली जिंदगी इन्हीं पलों की ईंटों से बनती है, ना कि किसी एक बड़े महल के सपने से। और इस ठहराव की एक और कीमत है ना? हमारा आत्मविश्वास। बिल्कुल। किताब के अनुसार जब हम लंबे समय तक कुछ नहीं करते तो हमारा कॉन्फिडेंस मसल यानी आत्मविश्वास की मांसपेशी कमजोर पड़ जाती है। हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या हम कुछ करने के काबिल भी हैं या नहीं। वो इंतजार का कवच धीरे धीरे एक पिंजरा बन जाता है जिसे हमने खुद ही बनाया है। हम अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में कैद हो जाते हैं। तो अगर किसी का कॉन्फिडेंस मसल कमजोर हो गया है और वो इस वेटिंग रूम में फंसा हुआ महसूस कर रहा है, तो किताब इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता बताती है? उस प्ले बटन को कैसे दबाया जाए? देखिए, किताब का कहना है कि सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है ये पहचानना कि हम पॉज मोड में हैं। इसे लेखक ईमानदार आईना कहते हैं। खुद से ये सवाल पूछना, मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ, या मैंने अपनी खुशी को किस शर्त से जोड़ रखा है। बिल्कुल। जब हम ईमानदारी से इस सवाल का सामना करते हैं तो बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है। आत्म जागरूकता, ये मानना कि हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। इसके बाद अगला कदम क्या है? इसके बाद किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताती है जिसे वो मोमेंटम प्रिंसिपल कहती है। इसका सार ये है कि भविष्य के बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आज उठाए जा सकने वाले सबसे छोटे, मतलब हास्यास्पद रूप से छोटा कदम पर ध्यान दें। हास्यास्पद रूप से छोटा? हाँ, लक्ष्य गति बनाना है, मंजिल तक पहुंचना नहीं। मतलब अगर कोई किताब लिखना चाहता है तो पूरी किताब के बारे में सोचने के बजाय बस आज एक वाक्य लिखने पर ध्यान दे। या अगर कोई अपनी सेहत सुधारना चाहता है तो मैराथन का ना सोचें, बस 2 मिनट के लिए वॉकिंग शूज पहन लें। बिल्कुल यही, वो 2 मिनट का एक्शन, वो एक वाक्य एक्शन पैरालिसिस को तोड़ता है। ये हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है कि हम नियंत्रण में हैं। ये छोटे छोटे कदम हमें गति देते हैं। और न्यूटन का नियम याद है, जो चीज गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। सही बात है। यही एहसास पॉज की स्थिति को तोड़ता है। और ये समझना भी जरूरी होगा कि जिंदगी वहां नहीं, यहाँ है, अभी है। यही किताब का केंद्रीय संदेश है। लेखक कहते हैं कि हमें खुशी को नतीजों से अलग करना सीखना होगा। Decoupling happiness from outcomes। जी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लक्ष्य बनाना छोड़ दें। लक्ष्य जरूरी है, वो हमें दिशा देते हैं, लेकिन हमें प्रक्रिया का आनंद लेना सीखना होगा, न कि सिर्फ मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करना होगा। योजना बनाएं, लेकिन उस योजना के पूरा होने के इंतजार में जीना न छोड़ें। तो आज हमने द अनपॉज्ड लाइफ के कुछ बहुत ही गहरे विचारों को समझा है। हमने वेटिंग रूम सिंड्रोम के बारे में जाना, जो सिर्फ टालमटोल नहीं बल्कि एक मानसिक स्थिति है जहां हम भविष्य के किसी शर्त के पूरा होने का इंतजार करते हैं। हमने ये भी देखा कि इसके पीछे अराइवल फैलेसी जैसा मनोवैज्ञानिक भ्रम और असफलता के डर से पैदा हुआ एक्शन पैरालिसिस काम करता है। और इस ठहराव की सबसे बड़ी कीमत है समय, अनुभव
और हमारा आत्मविश्वास, जिसे हम हमेशा के लिए खो देते हैं। और सबसे जरूरी बात, किताब ये उम्मीद देती है कि इस पॉज से बाहर निकलने का रास्ता बड़े बदलावों में नहीं, बल्कि मोमेंटम प्रिंसिपल के तहत लिए जाने वाले छोटे इरादतन कदमों में छिपा है। हाँ, प्ले बटन दबाने का मतलब है ये स्वीकार करना कि जिंदगी अभी इसी पल में है। बिल्कुल। तो सबसे जरूरी बात यह है कि वर्तमान में जीने के लिए उस प्ले बटन को दबाया जाए। किताब का आखिरी पन्ना हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ देता है। अगर किसी की जिंदगी एक फिल्म होती तो क्या वो उसे सिर्फ इसलिए रोके हुए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि आगे की कहानी उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगी? हाँ। या वो ये देखने के लिए उत्साहित हैं कि अगला सीन क्या लेकर आता है, चाहे वो जैसा भी हो, कहानी अच्छी हो या बुरी, उसे आगे बढ़ने देना ही जिंदगी है।